स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल डी के नॉलेज एकेडमी में। ओके, आप देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th आर्ट्स का चैप्टर 3। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे अमेरिका के वर्चस्व के बारे में। वर्चस्व का क्या मतलब होता है ये आपको चैप्टर में समझा दिया जाएगा। वर्चस्व का एक तरीके से मतलब होता है किसी रूप से किसी एक देश का दबदबा होना। ओके, क्या कहलाता है? वर्चस्व कहलाता है। क्या कहलाता है? और तो अमेरिका वर्चस्व में दुनिया में कैसे आया? अमेरिका आप सब जानते हो एक पावरफुल कंट्रीज़ है, ठीक है। और एक हमारा पहला चैप्टर 3 सॉरी, ठीक है। अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत 1991 में। आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध में मैंने बताया था आपको अमेरिका और रशिया यानी सोवियत संघ, इनके बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था और उस युद्ध के क्या परिणाम रहे थे मैंने ये भी आपको बता दिया था। ओके, उस युद्ध के परिणाम ये रहे थे, उस युद्ध में सोवियत संघ को, हालांकि ये युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन सोवियत संघ को थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति रही। ओके, चलिए देखिए, 1991 में सोवियत के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। आपको पता है कि कुछ प्रांतों ने क्या किया था, सोवियत संघ से अपने आप को अलग कर लिया था। जैसे ही सोवियत संघ से वो अलग हुए थे तो उसका जो वर्चस्व था थोड़ा सा अमेरिका की अपेक्षा कम हो गया, राइट। तो अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाते हुए दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित किया। अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का एक नया स्वरूप ध्रुवीय हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्था दो देशों के बीच चल रही थी, किसकी? फर्स्ट आने की, वो व्यवस्था अब केवल और केवल किसके लिए रह गई? अमेरिका के लिए। अमेरिका एक तरीके से दुनिया में वर्चस्व में आ गया। और पहले कौन था? सोवियत संघ। लेकिन शीत युद्ध के बाद जैसे ही कुछ प्रांत अलग हुए, कुछ प्रांत अलग होते ही और साथ ही साथ में थोड़ी सी सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आए थे, कमी आई थी, और इसी कारण से सोवियत संघ थोड़ा सा पीछे हट गया। ओके, आगे देखिए, आगे क्या दिया है। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद का समाधान करने के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यानी समझिए बात को, यानी कुवैत पर किसने कब्जा किया? इराक ने अपने पड़ोसी देश पर कुवैत पर कब्जा कर लिया। और संयुक्त राष्ट्र ने इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या किया? अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य शक्ति बल का करने की अनुमति दे दी। संयुक्त संघ ने का यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जॉर्ज बुश, इस नई व्यवस्था की संज्ञा देना चाहते थे। और वो साथ ही साथ ये दर्शाना चाहते थे कि हम इस दुनिया में क्या हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। ओके, इसी कारण से उन्होंने सैन्य शक्ति को दिया था। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया है? वर्चस्व का क्या अर्थ है? वर्चस्व का अर्थ होता है, देखो, हेजेमनी शब्द, इस शब्द का ठीक अर्थ क्या समझिए। सभी क्षेत्रों में, जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना क्या कहलाता है? वर्चस्वधारी कहलाता है, वर्चस्व कहलाता है। वर्चस्व का मतलब होता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, किसी भी रूप से ताकतवर होना क्या कहलाता है? वर्चस्व कहलाता है। ओके, चलिए इसको आगे समझिए। अब बात आती है हमारे पास कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व की शुरुआत की कहाँ से। ओके, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत जो है 1991 में जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को होकर गायब हो गया। मतलब सोवियत संघ जो था, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, वो क्या हो गया? एकदम से रुक गया। मतलब वो पहले नंबर पे ना रहते हुए नीचे आ गया। ओके, जैसे ही सोवियत संघ आगे से पीछे नंबर पे आया, यानी हटा, वैसे ही अमेरिका ने क्या किया? दुनिया में अपने वर्चस्व को, यानी उसने ये सिद्ध कर दिया कि इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर देश है तो वो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ओके, इसके बाद देखिए, इस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया।
अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा व्याप्त हो गया कि अमेरिका का ही वर्चस्व इस दुनिया में है। अन्यथा अमेरिका वर्चस्व 1945 से ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विद्यमान था, जबकि 1945 से ही अमेरिका ताकतवर हो चुका था, लेकिन 1991 में ये चीज़ एकदम खुल करके सामने आई। ओके, इसके बाद क्या दिया है, अब उसने प्रथम खाड़ी युद्ध लड़ा, उसने अपने वर्चस्व को दिखाना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, प्रथम खाड़ी युद्ध लड़ा। अमेरिका का नेतृत्व में 24 देशों ने मिलकर और कितने 6,60,000 कितना 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और इसे परास्त कर दिया। ये क्या कहलाया, प्रथम खाड़ी युद्ध कहलाया। ये मैंने आपको बताया था अभी कि इराक के खिलाफ, किसके खिलाफ, इराक के विरुद्ध अमेरिका ने अपनी सेना को भेजा था, जिसमें देखो 24 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने 24 देश, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका। इन 24 देशों ने मिलकर के क्या किया, कितने 6,60,000 सैनिकों की एक फौज भेज करके इराक पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और इराक को परास्त कर दिया। ओके, इसके बाद देखिए अब प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये क्या था, देखिए समझिए, डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। सभी देशों द्वारा इराक को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये गलत है, लेकिन इराक नहीं माना। इराक को बहुत समझाया गया कि आप जो कर रहे हो वो क्या है, बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन इराक इस बात को नहीं माना। जब इराक इस बात को नहीं माना तो सोवियत संघ यूएन ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए क्या किया, एक ऑपरेशन रेडी किया, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, मुक्त कराने में एक बिल प्रयोग की अनुमति की। अमेरिका ने सैन्य अभियान को क्या नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। यूएन का ये फैसला एक नाटकीय फैसला कहलाया गया, क्योंकि यूएन ने शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। शीत युद्ध में भी उन्होंने ये फैसला नहीं लिया था, लड़ाई नहीं हुई थी, आपको बताया था मैंने, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था, शीत युद्ध में भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। जॉर्ज बुश ने इस नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसे क्या दिया, नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने ये सब जानबूझ के किया। अमेरिका क्या था, अपने वर्चस्व को बताना चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन चुका हूँ। ओके, आगे देखिए, एक अमेरिकी जनरल जिनका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। ओके, श्वार्ज़कॉफ ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। मतलब ये सैन्य अभियान हुआ था, कौन सा वाला, डेजर्ट वाला, जो उसके इराक के खिलाफ लड़ा गया था। और 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। मैंने क्या बोला, 6,60,000 जो सैनिक थे उसमें सबसे ज़्यादा यानी 75% किसके थे, अमेरिका के थे। हालांकि इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी, साबित होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और इसे कुवैत से मजबूरन हटना पड़ा। मतलब वो ये कहने वाले थे कि ये जो युद्ध होने वाला है वो कोई नॉर्मल युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो इराक की सेना थी उसने जल्दी ही क्या मान ली, हार मान ली, जिसकी वजह से ठीक है, ये युद्ध क्या हुआ, खत्म हो गया और इराक की हार हुई। अब आता है आपका कंप्यूटर युद्ध। कौन सा आता है, कंप्यूटर युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक हो चुकी थी। अमेरिका ने इसे खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे क्या नाम दिया, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने स्मार्ट बम क्या होते हैं, टेक्निकल तरीके से जिन्हें छोड़ा जाता है, कंप्यूटराइज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्मार्ट बम कहा जाता है। और इसे क्या, इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। ओके, इसके बाद क्या है, इस युद्ध की टेलीविज़न देखो पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई, मतलब बहुत ज़्यादा टीवी पर इसको दिखाया गया। इस कारण से इसे
वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने? प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में राष्ट्रपति चुनाव के युद्ध द्वारा से हुए, और राष्ट्रपति चुनाव के जब युद्ध हुए, राइट, तो वहाँ पर बिल क्लिंटन को कौन बनाया गया नया राष्ट्रपति? बिल क्लिंटन को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लगातार 2 बार 2 कार्यकालों यानी जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक 2 बार लगातार इनकी जीत हुई, तब राष्ट्रपति पद पर रहे, यानी 2 बार ये राष्ट्रपति बने। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से बहुत अधिक मजबूत बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। यानी कह सकते हो इन्होंने अमेरिका को ताकतवर बनाने में और अन्य छोटे छोटे मुद्दे और बड़े मुद्दों सभी को सॉल्व करने में क्या किया? इनकी भागीदारी रही। अमेरिका दूतावास पर हमला। केन्या में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला एवं डर ए सलाम यानी तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावास का मतलब क्या है? ये एम्बेसी होती हैं। क्या होती है? एम्बेसी। ये प्रत्येक देश में कई सारे देशों की एम्बेसी बनी रहती है, जहाँ से उन देश के नागरिकों को कोई कार्य वगैरह पड़ता है तो उसके लिए वहाँ पर वो अपनी एम्बेसी में जा करके उस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, इसे दूतावास बोला जाता है। आगे देखिए, हमले की जिम्मेदारी किसने ली हुई? हमले की जिम्मेदारी ली अलकायदा ने। अलकायदा आपको बता दें एक आतंकी संगठन है। कौन है? आतंकी संगठन। ठीक है, उसका जिम्मेदार अलकायदा को बताया गया, आतंकी संगठन को इसके जिम्मेदार बताया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद इनके खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम क्या था? इस युद्ध के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया। कौन सा? ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। जैसे वो जो किसके खिलाफ चलाया गया था? जिसकी जिम्मेदारी अमेरिकी एम्बेसी पे जो हमला हुआ था जिसने लिया था, यानी अलकायदा एक आतंकी संगठन है। ओके, इसके आगे देखते हैं। इस ऑपरेशन में उन्होंने सूडान और अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। ओके, ये अमेरिका की बहुत ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। इससे उन्होंने क्या किया? हमला किया। कहाँ कहाँ पर? अफगानिस्तान और कहाँ पर? देखो ये सूडान, यानी जहाँ पर अलकायदा के आतंकी संगठन थे वहाँ पर उस पर हमला कर दिया गया। ओके, इसके बाद अमेरिका ने 11 सितंबर यानी इसको 9/11 की हमला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 9/11 की घटना। ओके, समझना 9/11 की घटना क्या है? 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जे में ले लिया, यानी अपहरण कर लिया उसका। ओके, उनको क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। कहाँ ले गए? अमेरिका की जो महत्वपूर्ण इमारतें थी वहाँ की सीध से उड़ा करके वो ले गए। इसके बाद देखिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान पेंटागन यानी रक्षा विभाग की मुख्यालय की बिल्डिंग से टकरा गया। ओके, इसके बाद क्या है? चौथा विमान को अमेरिका कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिर गया। इस हमले को क्या कहा जाता है? 9/11 का हमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9/11 का हमला। ओके, चलो देखिए इसके बाद अमेरिका ने इसके ऊपर क्या एक्शन किया वो भी देखेंगे अभी। चलिए, अब भाई इतना ताकतवर देश है, इतना बड़ा हमला हुआ है उसके देश में, तो शांत तो बैठेगा नहीं। शांत नहीं बैठेगा तो क्या हुआ? इस घटना ने पूरे विश्व को हिला सा गया। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहलाने वाली घटना थी। अब इस घटना के क्या परिणाम हुए वो देखते हैं। ओके, इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए? 3000 व्यक्ति, यानी 3000 लोगों की क्या हुई? मृत्यु हुई। ओके, अब इसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया अमेरिका ने। भाई क्या था इस ऑपरेशन में देखते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। एक बात का ध्यान रखना है, लेकिन
एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये याद रखना है किस राष्ट्रपति ने इसको स्टार्ट किया था और ऑपरेशन का नाम क्या था। ओके, दोनों बातें ध्यान रखनी है और सन भी आपको ध्यान रखना 2001 में। ओके, इसके बाद क्या दिया गया है, यह अभियान उन सभी के खिलाफ चलाया गया था जिनने 9/11 की घटना का शक था। देखो मैंने भी क्या क्या बोला आपको कि अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है और उसके ऊपर अगर जरा सी आंख भी उठाई जाएगी तो यहाँ पर अमेरिका शांत नहीं बैठेगा, राइट, वो उसका जवाब ज़रूर देगा। तो उसने उसका जवाब देने के लिए उनको जिस जिस पर शक था उन पर उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन रेडी किया उनके लिए। ओके, इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और किसको, अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। जैसा कि आपको पता है अभी तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, राइट। अमेरिका चाहे इसको सेकंडों में, कुछ ही सेकंड में तालिबान को हटा सकता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि जवाब देना पड़ेगा किसको, यूएनओ को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्त हो गई। क्या हो गया, तालिबान समाप्त हो गया। उन्होंने इस ऑपरेशन को इतने खतरनाक तरीके से चलाया कि तालिबान को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अलकायदा क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। कैसा पड़ गया, यानी उसने तालिबान और अलकायदा दोनों को अपना निशाना बनाया और उनको क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया। ओके, इसके बाद देखते हैं अमेरिका ने क्या किया, कुछ लोगों को बंदी बनाया। क्या किया, कुछ लोगों को बंदी बनाया। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1911 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी किस किस को किया, क्या क्या किया, देखते हैं। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार में लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी। मतलब जिन जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उनकी सरकार, उन देश के लोगों को उनकी जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद के गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेज दिया गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिका नौसेना का एक ठिकाना, क्या नाम है जिसका, ग्वांतानामो में है। कुछ नदियों, देखो कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। मतलब जितने लोगों को अमेरिका ने जिंदा पकड़ा इस ऑपरेशन के दौरान उनको अलग अलग देशों में अपने गुप्त ठिकानों पर रखा उनको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस जगह से गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश से अमेरिका के कानून की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने जुलने की अनुमति नहीं दी जाती। मतलब इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता और इनको किसी से भी, ना तो अपने देश से मिल के किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, सरकार से मिल सकते, ना ही अमेरिका के लोग भी इनसे नहीं मिल सकते। अमेरिका की सरकार तक इससे प्रतिनिधि जो है वो भी इनसे नहीं मिल सकते। ओके, इससे आपको अमेरिका के वर्चस्व का पता चलता होगा कि अमेरिका इस दुनिया में कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद क्या दिया है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जितने भी देश आते हैं वो बिना किसी अनुमति के हमला नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका का इतना वर्चस्व है कि उसने बिना यूएनओ को बता करके क्या कर दिया, हमला कर दिया। ओके, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि क्या कहा उसने, अपनी बात को अपने यानी पल्ला झाड़ने के लिए, यानी अपने बचाव करने के लिए कहा कि अमेरिका ने कहा कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इराक का कोई हथियार नहीं बना रहा। यानी मैं आपको जानकारी दूं, ये अमेरिका ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए किया था और बहाने में क्या बोल दिया कि हम इराक क्या कर रहा है, खतरनाक हथियार बना रहा है, इसलिए हमने इराक पर क्या किया, हमला किया। हमले के पीछे का वास्तव में उद्देश्य क्या था, देखिए अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा और इराक को अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता, मतलब कह सकते हो कि उसका जो तेल भंडार था इराक का उस पर क्या करना चाहता था, हमला करना चाहता था। इसके बाद सद्दाम हुसैन का अंत हो गया, सद्दाम हुसैन मतलब वहाँ के राष्ट्रपति का अंत हो गया, साथ ही बहुत से आम नागरिक भी मारे गए। पूरे विश्व में इस बात की आलोचना की थी। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। कौन थे, जॉर्ज बुश, यानी सद्दाम हुसैन कौन थे, पहले राष्ट्रपति, इससे इनसे पहले। ओके, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया क्योंकि उनमें 3000 अमेरिकी सैनिक, ओके, बड़ी संख्या में
इराकी सेना तथा 50,000 निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। इस कारण से अमेरिका के इस ऑपरेशन को फेल माना गया। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सफाई में क्या कह दिया, यूएनओ को जब जवाब देना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने इसको किस लिए किया है, क्योंकि इराक क्या कर रहा था, हथियार बना रहा था। जब उसकी जांच की गई अमेरिका यूएनओ द्वारा, तो यूएनओ ने उसकी जब जांच की तो ऐसा कुछ नहीं निकला और इसके कारण इनकी काफ़ी आलोचना हुई। और उसी समय के दौरान जो इनके पहले राष्ट्रपति थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु। मतलब प्रथम नहीं थे, इनसे पहले जो उससे पहले जो राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए अब इसके आगे आप पार्ट 2 में देखना।